10 के प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन हल करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक ना। तो यहाँ पे यह एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग इसका उल्टा मान लेते हैं कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। तो हम लोग लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। तो जब √5 को हमने एक परिमेय संख्या माना तो आपको पता ही होगा कि परिमेय संख्याओं को किस तरीके से लिखा जा सकता है। परिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जाता है। ठीक ना। तो यदि आपको नहीं पता है कि परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से सरल भाषा में बताया है। उसका लिंक मैं यहाँ पे आई बटन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से देख लेना। तो यहाँ पे देखिए, चूँकि इसे हमने परिमेय संख्या माना तो हम लोग √5 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक ना। तो इतना लिखने के बाद हम लोग कोष्टक में लिखेंगे जहाँ P और Q सअभाज्य हैं तथा Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे सअभाज्य का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। सअभाज्य दो संख्याओं के समूह को कहा जाता है। ठीक ना। तो इसकी परिभाषा होती है ऐसी दो प्राकृतिक संख्याएं जिनका HCF 1 हो, उन संख्याओं को सअभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक ना। तो हम लोग इसको एक तरह से और परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसी दो प्राकृतिक संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो। अब उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होने का मतलब क्या होता है कि वे दोनों संख्याएं केवल 1 से कटेंगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख लेते हैं। 3 और 4। यहाँ पे 3 और 4 दोनों प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक ना। और इन दोनों की अगर HCF की बात करें, महत्तम समापवर्त, तो 1 आएगा। ठीक ना। और इसी तरीके से हम लोग 10 और 11 भी देख सकते हैं। ये दोनों भी प्राकृतिक संख्याएं हैं और इन दोनों का भी HCF 1 है। इसलिए ये दोनों संख्याएं सअभाज्य संख्याएं हैं और ये दोनों संख्याएं भी सअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक ना। तो सअभाज्य संख्याओं का HCF 1 होने का मतलब क्या होता है। इन दोनों संख्याओं का HCF 1 होने का केवल एक ही मतलब होता है कि ये दोनों संख्याएं जो हैं वो केवल 1 से कटेंगी और किसी संख्या से नहीं कटेंगी। ठीक ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग इस Q का इसमें गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा √5Q = P। ठीक ना। अब दोनों पक्षों का हम लोग वर्ग करेंगे। तो जब वर्ग करेंगे तो लिखेंगे हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो जब इसका वर्ग करेंगे √5 का तो ये 5 आ जाएगा। Q का वर्ग Q² बराबर P का वर्ग P²। इसे हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जो 5Q² है, यहाँ पे इसमें 5 का गुणा हुआ है Q² में। 5 का Q² में गुणा हुआ है, तो यदि हम लोग इसमें 5 से भाग दें तो ये 5 से 5 कट जाएगा, केवल क्या बचेगा Q²। यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि 5Q² जो है 5 से विभाजित है। हम लोग इतना कह सकते हैं। तो जब 5Q² 5 से विभाजित है तो हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं कि P² भी 5 से विभाजित है, क्योंकि 5Q² बराबर P², दोनों बराबर हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि चूँकि P² 5 से विभाजित है इसलिए P भी 5 से विभाजित होगा। आपको ये लाइन तो समझ में आ रही होगी कि P² 5 से विभाजित है, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा होगा। तो ये एक प्रमेय होता है। मैं अभी समझा देता हूँ अंकों से। जैसे मान लीजिए हम लोग मान लेते हैं P की जगह हम लोग मान लेते हैं 25। P की जगह हम लोग 25 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर। ठीक ना। तो हम लोग जानते हैं कि 25 का स्क्वायर जो है 625 के बराबर होता है। ठीक। और हम लोग ये भी जानते हैं कि जो 25 का स्क्वायर है 5 से विभाजित है, यानी कि 5 से कट जाएगा। तो जब 25 का स्क्वायर 5 से कट जा रहा है तो हम लोग ये भी आप तो देख सकते हैं कि जो अंदर है P की वैल्यू जो है 25, ये भी तो 5 से कट रहा है, ये भी तो 5 से कट रहा है। तो उसी तरीके से यहाँ पे जब P² 5 से विभाजित है
तो जो P है P भी 5 से विभाजित होगा। तो यदि P भी 5 से विभाजित है तो हम लोग P बराबर 5R लिख सकते हैं, जहाँ R एक पूर्णांक है, ठीक ना। तो अब हम लोग P बराबर 5R समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में P बराबर 5R रखेंगे तो ये हो जाएगा 5Q² और P स्क्वायर यानी कि P की जगह 5R यानी 5R² बराबर, जब इसको हल करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और R का R² हो जाएगा, ठीक ना। तो अब देखिए ये 5 से 25 कट जाएगा, 5 पचे 25 तो 5R² हो जाएगा। तो ये हो जाएगा Q² बराबर 5R²। अब हम लोग बिल्कुल इसी तरीके से इसको भी लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा था ना कि P² 5 से विभाजित है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे Q² 5 से विभाजित है। तो ये हो जाएगा Q², चूँकि Q² 5 से विभाजित है इसलिए Q भी 5 से विभाजित होगा, ठीक। अब इतना लिखने के बाद ये देखिए, अतः P और Q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। तो आप देख सकते हैं कि P भी 5 से विभाजित होगा और Q भी 5 से विभाजित होगा, ठीक ना। तो हम लोग लिखेंगे कि अतः P और Q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 होगा, यानी कि P और Q दोनों 5 से कटेंगे। यहाँ पे ये हल करने के तरीके से हमें पता चल रहा है कि P और Q दोनों 5 से कटेंगे, लेकिन यहाँ पे हमने माना क्या था कि P और Q अभाज्य हैं। इसका मतलब ये हुआ कि P और Q केवल एक से कटेंगी और किसी से नहीं कटेंगी, ठीक ना। तो ये आखिर गलती कहाँ से आ रही है मैं बताता हूँ। ये गलती इसलिए आ रही है क्योंकि हमने शुरू में ही मान लिया था कि √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक ना। तो आपको पता ही है कि किसी गलत काम का नतीजा भी गलत ही होता है, तो उसी तरीके से ये हमने शुरू में ही गलत माना था तो गलत परिणाम भी तो आएगा लास्ट में। तो हम लोग इसी तरीके से ऐसे सवाल को प्रूफ भी करते हैं। तो इसके बाद से हम लोग लिखेंगे, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि P और Q अभाज्य है। देखिए वही मैं बताया था। अब इसके बाद लिखेंगे, हमें यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। हमने गलत कल्पना किया था कि √5 एक परिमेय संख्या है। देखिए आपको इतना तो ये लिखना पड़ेगा। फिर हम लोग लिखेंगे अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से ये सिद्ध हो गया कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आई होप आपको समझ में ज़रूर आया होगा, लेकिन अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट में आ जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या कैसे है, ठीक ना। तो आपको इसमें पता होगा कि 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब ये अपरिमेय संख्या कैसे है मैं बताता हूँ। ये 2√5 का मतलब होता है 2 × √5, ठीक ना। और इसमें जो है ये 2 जो है परिमेय संख्या है, √5 जो है अपरिमेय संख्या है। और जब किसी परिमेय संख्या में हम लोग अपरिमेय संख्या से गुणा करते हैं तो वो एक अपरिमेय संख्या आती है, ठीक ना। तो इस तरीके से 2√5 एक अपरिमेय संख्या हो गई और 3 क्या है, 3 परिमेय संख्या है। तो जब हम लोग परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ते हैं तो वो एक अपरिमेय संख्या ही आती है। तो इस तरीके से ये पूरा एक अपरिमेय संख्या हो गया, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग इसको हल करते हैं। अब तो हम लोग ये चूँकि अपरिमेय संख्या तो हम लोग इसका उल्टा मान लेते हैं कि माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। और आपको पता ही होगा कि जब इसे हम लोग एक परिमेय संख्या मान लिया तो परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम लोग लिखेंगे कि 3 + 2√5 = P/Q, ठीक ना। और कोष्टक में लिखेंगे जहाँ P और Q अभाज्य हैं तथा Q ≠ = 0 है। तो यहाँ पे अभाज्य का मतलब क्या होता है मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बता दिया है, तो आप लोग उसे देख लीजिएगा। यहाँ पे आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा। फिर भी मैं बता देता हूँ कि अभाज्य क्या होता है। ये दो संख्याओं का समूह होता है।
तो इसकी परिभाषा होती है ऐसी दो प्राकृतिक संख्याएं जिनका HCF 1 हो, ठीक ना, जिनका HCF 1 हो तो उन संख्याओं को सौभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये हो गया 4 फिर 9, तो ये दोनों प्राकृतिक संख्याएं और इन दोनों का HCF जो है 1 है, ठीक ना। HCF का मतलब यही होता है कि ये दोनों संख्याएं केवल और केवल 1 से कटेंगी और किसी संख्या से नहीं कटेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो P और Q है ये दोनों प्राकृतिक संख्याएं और ये दोनों केवल 1 से कटेंगी, ठीक ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग इसे पक्षांतर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2√5 और ये इसके आगे प्लस रहता है, ठीक ना, तो ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 2√5 बराबर P/Q - 3। अब इसके बाद से क्या करेंगे देखिए, चूँकि P/Q और 3 परिमेय संख्याएं हैं, आपको पता है P/Q एक परिमेय संख्या है, ठीक ना, तो इसलिए P/Q - 3 एक परिमेय संख्या है। ये सही बात है, क्योंकि किसी भी परिमेय संख्या में दूसरी परिमेय संख्या घटाते हैं तो वो एक परिमेय संख्या ही आती है। तो इस तरीके से P/Q - 3 एक परिमेय संख्या हो गई। तो इसके बाद से हम लोग लिखेंगे अतः 2√5 भी एक परिमेय संख्या है। तो हमने 2√5 को एक परिमेय संख्या कैसे माना, ये देखिए, चूँकि P/Q - 3 ये एक परिमेय संख्या है और इसके बराबर ये पूरा इतना है, तो जब ये परिमेय संख्या है तो ये भी तो परिमेय संख्या होगी। तो इसलिए हमने ये माना कि अतः 2√5 भी एक परिमेय संख्या है, ठीक ना। तो 2√5 एक परिमेय संख्या है, ये हम कैसे बता रहे हैं, ये हम लोग हल कर रहे हैं, हल करने के प्रोसेस से बता रहे हैं कि एक परिमेय संख्या, लेकिन रियल में 2√5 एक अपरिमेय संख्या होता है, ठीक ना। तो आखिर ये गलती क्यों आ रही है, ये गलती इसीलिए आ रही है क्योंकि हमने यहाँ पे गलत मान लिया था, ठीक ना, कि इतना एक परिमेय संख्या है, शुरू में ही गलत मान लिया था। तो हम लोग ऐसे सवाल को ऐसे ही प्रूफ करते हैं, शुरू में गलत मानते हैं और फिर कहीं हल करते समय कहीं पे गलत आता है तो हम लोग सिद्ध कर देते हैं इस तरीके से। तो इसके बाद से हम लोग लिखेंगे परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, जो मैंने बताया वही चीज़ है, ठीक ना। इसके बाद से अब हम लोग लिखेंगे हमें यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक ना। तो लास्ट में हम लोग लिखेंगे अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आई होप स्टूडेंट आपको, तो इसके अंदर 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हैं। जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हल किया था बिल्कुल उसी तरीके से ये तीनों क्वेश्चन भी हल होंगे, ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चन हल करते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो इसमें पहली संख्या है 1/√2, इसको सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। तो आपको पहले से पता होगा कि हम लोग इसके विपरीत मानते हैं। जब इसे अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो हम लोग मानेंगे कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो वही चीज़ हम लोग लिखेंगे कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो जब ये एक परिमेय संख्या है तो यदि आप परिमेय संख्या की परिभाषा जानते हैं तो आपको पता ही होगा कि हम लोग परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखते हैं। तो 1/√2 को हम लोग P/Q के रूप में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 1/√2 बराबर P/Q, ठीक ना। अब इसमें P और Q क्या है इसे हम लोग समझ लेते हैं। जहाँ P और Q सअभाज्य संख्याएं हैं तथा Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। P और Q सअभाज्य संख्याएं, सअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं मैंने पहले ही बता दिया लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि सअभाज्य ऐसी दो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जिनका HCF 1 होता है, यानी P और Q का HCF 1 होगा। और आपको पता ही होगा कि जब सअभाज्य संख्या दो प्राकृतिक संख्याएं हैं तो प्राकृतिक संख्याओं को पूर्णांक भी कहा जाता है। तो इस तरीके से हम लोग सअभाज्य संख्याओं को भी पूर्णांक कह सकते हैं, ठीक ना। तो अब हम लोग इसी को हल करते हैं। तो Q का 1 में गुणा करेंगे तो Q हो जाएगा, √2 का P में गुणा करेंगे तो √2 × P हो जाएगा।
अब इसके बाद से क्या करेंगे, चूँकि यहाँ पे √2 का p में गुणा हुआ है तो p जब इधर आएगा तो ये भाग हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ q/p बराबर √2। ठीक, अब यहाँ पे देखिए इसके बाद से हम लोग लिखेंगे चूँकि q और p पूर्णांक हैं, मैंने पहले ही बता दिया कि p और q सअभाज्य संख्याएं हैं और ये पूर्णांक भी कहलाती हैं। तो इस तरीके से लिखेंगे चूँकि q और p पूर्णांक हैं इसलिए q/p एक परिमेय संख्या होगी। जब q और p पूर्णांक हैं तो q/p एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या के परिभाषा के अनुसार। ठीक ना, तो जब q/p एक परिमेय संख्या हो गई तो इसके बराबर √2 है, तो जब ये परिमेय संख्या है तो हम लोग √2 भी तो परिमेय संख्या होगी क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो हम लोग लिखेंगे इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक ना, लिखेंगे इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। चूँकि हम लोग पहले से ही जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक ना, तो हम लोग इसी चीज़ को कुछ इस तरीके से लिखते हैं, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, यदि आप ऐसे ही परीक्षा में लिखेंगे तो आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा। ठीक ना, तो इसके बाद से लिखेंगे परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब एक चीज़ ध्यान से समझिए, आखिर ये विरोधाभास क्यों आ रहा है। यहाँ पे देखिए √2 एक परिमेय संख्या क्यों आ रही है, क्योंकि हमें पता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये गलत क्यों आ रहा है। ठीक ना, तो ये गलत इसीलिए आ रहा है क्योंकि हमने शुरू में गलत कल्पना कर लिया था, और वो कल्पना क्या किया था हमने, वो गलत कल्पना ये किया था कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो इसी चीज़ को हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं, हमें यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो हमने गलत कल्पना क्या किया था, यही गलत कल्पना किया था कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो सही चीज़ क्या होगी, तो सही चीज़ ये होगी अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन है 7√5, इसे हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो इसे भी हम लोग उसी तरीके से मानेंगे कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, तो जब परिमेय संख्या है तो इसे भी हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो 7√5 बराबर p/q। ठीक ना, जहाँ p और q सअभाज्य संख्याएं हैं और q ≠ 0 है। ठीक ना, तो जब ये गुणा है तो जब इधर आएगा तो ये भाग हो जाएगा, तो √5 बराबर p/7q हो गया। ठीक ना, चूँकि 7p और q पूर्णांक हैं। ठीक ना, चूँकि 7p और q पूर्णांक हैं इसलिए p/7q एक परिमेय संख्या होगी। अब ये परिमेय संख्या क्यों होगी, अब यहाँ पे देखिए चूँकि p पूर्णांक है और 7 और q दोनों पूर्णांक है। ठीक ना, तो जब हम लोग किसी पूर्णांक का किसी दूसरी पूर्णांक संख्या में गुणा करते हैं तो वो भी एक पूर्णांक आती है। तो इस तरीके से 7q भी एक पूर्णांक हो गया, यानी कि p पूर्णांक हो गया, 7q भी पूर्णांक हो गया। तो इस तरीके से हम लोग इसे लिख सकते हैं कि ये एक परिमेय संख्या होगी। तो लिखेंगे इसलिए p/7q एक परिमेय संख्या होगी। और जब p/7q एक परिमेय संख्या हो गई तो इसी के बराबर √5 है, तो हम लोग इसे भी लिख लेंगे कि √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। तो इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन हमें ये पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। तो इसी चीज़ को हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक ना, अब चूंकि ये विरोधाभास क्यों हमें आ रहा है, ये आखिर गलती क्यों आ रही है, गलती इसीलिए आ रही है कि हमने गलत कल्पना कर लिया है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो इसी चीज़ को हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं, हमें यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि हमने गलत कल्पना यही किया था कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो सही चीज़ क्या होगी,
सही चीज़ ये होगी, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन है 6 + √2। तो इसे हमें अपरिमेय सिद्ध करना है, तो इसे भी सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद P/Q के रूप में लिखेंगे। तो 6 + √2 बराबर P/Q, ठीक ना। जहाँ P और Q 100 अभाज्य संख्याएं हैं और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये 100 अभाज्य संख्याएं वही है जो मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था, ठीक ना। तो अब हम लोग इसको पक्षांतर हल करते हैं। तो ये हो जाएगा √2 और यहाँ पे ये +6 है तो इधर आएगा तो -6 हो जाएगा। तो P/Q -6। अब चूंकि P और Q क्या हैं, 100 अभाज्य संख्याएं हैं और 100 अभाज्य संख्याओं को पूर्णांक भी कहा जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि P और Q पूर्णांक हैं। तो जब P और Q पूर्णांक हैं तो P/Q एक परिमेय संख्या हो गई। और 6 तो पता ही है कि क्या है, 6 एक परिमेय संख्या ही होती है। तो हम लोग लिखेंगे चूँकि P/Q और 6 परिमेय संख्याएं हैं, ठीक ना। तो जब किसी परिमेय संख्या में से किसी दूसरी परिमेय संख्या को घटाते हैं तो वो एक परिमेय संख्या ही आती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये 4 एक परिमेय संख्या है और मैं इसमें से 2 परिमेय संख्या घटाता हूँ, ये दोनों परिमेय संख्या है, तो देखिए 2 ही आ रहा है, ये भी एक परिमेय संख्या है, ठीक ना। तो हम लोग लिखेंगे इसलिए P/Q -6 एक परिमेय संख्या होगी, ठीक ना। तो P/Q -6 एक परिमेय संख्या जब हो गई तो इसके बराबर √2 है, तो इस तरीके से √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। तो हम लोग लिखेंगे इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। और जबकि रियल लाइफ में हमें क्या पता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या होती है, ठीक ना। तो हम लोग इसी चीज़ को लिखेंगे नीचे। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। तो आखिर ये गलत क्यों आ रहा है कि √2 एक परिमेय संख्या, आखिर हमें ये क्यों प्राप्त हो रहा है, गलत क्यों प्राप्त हो रहा है। ये ऐसा इसीलिए प्राप्त हो रहा है क्योंकि हमने गलत कल्पना कर दिया था। तो इसी चीज़ को हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे, हमें यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि हमने गलत कल्पना क्या किया था कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। तो जब ये गलत है तो सही क्या होगा, तो सही होगा अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आई होप स्टूडेंट आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट बच जाता है तो आप कमेंट